बिग बैंग, हर चीज की कहानी, समय, ब्रह्मांड और हम। बिग बैंग एक तो इसका अच्छा नाम है और दूसरा ये हमारे ब्रह्मांड का इतिहास है। यही है जो हम हैं और यही सब कुछ है। ये पारंपरिक नजरिया है, लेकिन क्या ये सही है? कई वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। पुराने बिग बैंग सिद्धांत में हमारा ब्रह्मांड कुछ नहीं से अस्तित्व में आया। हम इसे यूनिवर्स की शुरुआत मानते हैं, लेकिन ये असल में हमारी समझ का अंत है। एस्ट्रोनॉमर्स पुराने नियम तोड़ रहे हैं, लेकिन इससे नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से भी तेजी से हुआ? लेकिन क्या वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है? शुरुआत क्या थी? क्या ये पूछने का कोई मतलब है कि समय से पहले भी कोई समय था? हमें नहीं पता। हमें कुछ नहीं मिला, बस थोड़ी सी चीजें मिली हैं, पर उनसे समझाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये हमें नहीं पता था कि शुरुआत में असल में क्या हुआ था। ये अभी भी एक पहेली है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बिग बैंग थियरी एक अच्छी कहानी है, लेकिन क्या वो सच है? विज्ञान शो पेश करता है, क्या वाकई बिग बैंग हुआ था? शुरुआत में न तो कोई स्पेस था, न ही कोई समय था। देखने योग्य ब्रह्मांड में सब कुछ एक इंसान से भी छोटे बिंदु में संकुचित था। उससे अचानक ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। आज जो हम ब्रह्मांड देखते हैं, उसका निर्माण तारों और आकाश गंगाओं से हुआ। हमारे ब्रह्मांड की कहानी एक बिग बैंग से शुरू हुई, पर क्या यह सच है? तो बिग बैंग को सच माना जाता है, लेकिन ऐसी डिटेल्स भी हैं जिन पर कभी काम ही नहीं किया गया। बहुत सी चीजें हैं जो हो सकती हैं, ये सिर्फ एक थ्योरी है। विज्ञान हर समय सही नहीं हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। और हम ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। हम विज्ञान की महानतम कहानियों में से एक का परीक्षण कर रहे हैं। बिग बैंग निश्चित रूप से एक विस्फोट की तरह लगता है, लेकिन क्या ऐसा सच में था? एक विस्फोट में एक बिंदु से अचानक ऊर्जा निकलती है जो आमतौर पर प्रकाश, गर्मी, दबाव और धमाका उत्पन्न करती है। लेकिन क्या बिग बैंग में धमाका हुआ था? धमाका शब्द सुनते ही आप शोर के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ध्वनि तरंगे हवा के माध्यम से फैलती हैं। तो बिग बैंग के बाद कोई हवा नहीं थी, तो कुछ भी सुनने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ये खामोश था। तो बिग बैंग ने धमाका नहीं किया, लेकिन ब्रह्मांड को बनाने के लिए उसने बहुत सारा सामान बाहर धकेल दिया होगा। हर विस्फोट का एक इग्निशन पॉइंट होता है, लेकिन क्या बिग बैंग में ऐसा था? तो अगर आप बिग बैंग को केवल एक विस्फोट के रूप में सोचते हैं, तो फिर आप ये भी पूछेंगे कि उस विस्फोट का केंद्र कहाँ है? हमारे ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है? कोई केंद्रीय बिंदु नहीं था। आप आकाश में कहीं भी इशारा करके ये नहीं कह सकते कि बिग बैंग यहाँ था। बिग बैंग ही सब कुछ है। बिग बैंग यहाँ हुआ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। बिग बैंग वहाँ हुआ जहाँ इस ग्रह का छोर है। बिग बैंग एंड्रोमेडा आकाश गंगा में हुआ। बिग बैंग पूरे ब्रह्मांड में एक साथ हुआ। बम या ग्रेनेड जैसे विस्फोट के दौरान एक केंद्र से मलबा निकलता है। ये मलबा असमान रूप से फैलता है। अलग अलग आकार के टुकड़े विस्फोट केंद्र से अलग अलग दूरी पर गिरते हैं। लेकिन क्या बिग बैंग ने इस विस्फोटक तरीके से सामग्री को शूट किया? सुराग के लिए हमें रात के आसमान की तलाश करनी होगी। जब आप एक टेलीस्कोप से अलग अलग दिशाओं में देखना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड की सबसे चौंकाने वाली चीजों में से एक ये है कि ये सभी दिशाओं में समान दिखता है। हालांकि ब्रह्मांड अलग अलग आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों से भरा हुआ है, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स होमोजीनियस कहते हैं।
जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड होमोजीनियस है तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर लगभग एक जैसा ही है। बहुत कम अंतर के साथ ये बिल्कुल स्मूथ है। अगर हम क्लासिक बिग बैंग कहानी पर विश्वास करते हैं तो सभी दिशाओं में समान दूरी पर समान मात्रा में सामग्री को शूट किया गया था। हमारा स्मूथ होमोजीनियस ब्रह्मांड किसी विस्फोट का परिणाम प्रतीत नहीं होता है। ये बड़ा नहीं था और ये कोई धमाका नहीं था। बिग बैंग ग्रेनेड या डायनेमाइट जैसा विस्फोट नहीं था, जहां एक सामान्य केंद्र से सामग्री फटने के बाद बाहर निकल रही हो। ऐसा नहीं है कि आकाश गंगाओं की कोई रिंग है जो किसी विस्फोट से निकली हो। एक पटाखे का विस्फोट एक फ्यूज द्वारा ट्रिगर किया जाता है, तो बिग बैंग कैसे ट्रिगर हुआ था? मैं तो कहता हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसने बिग बैंग को ट्रिगर किया। हम सोचते हैं कि जब कुछ होता है, जब कोई प्रभाव होता है तो उसका एक कारण होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे धमाका हो। लेकिन यहाँ हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। यूनिवर्स के बाहर उसे अस्तित्व में लाने के लिए कुछ भी नहीं है। विज्ञान स्पष्ट है, ब्रह्मांड की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं हुई थी। अगर धमाका नहीं हुआ तो सब कुछ इतने छोटे से इतना बड़ा कैसे हो गया? हम युवा ब्रह्मांड को समझते हैं और पुराने समानकालीन ब्रह्मांड को भी हम अच्छे से समझते हैं। हमने इस कहानी को एक साथ जोड़ दिया है, जहां हम कहानी के पहले कुछ पैराग्राफ पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन बाकी किताब हम अच्छे से जानते हैं। जब हम किताब के पन्ने नहीं पढ़ सकते तो हम बिग बैंग की कहानी की तह तक कैसे जा सकते हैं? हमारे पास केवल एक ही आशा है कि हम समय में वापस जाकर खोज करें। कॉस्मोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि टेलीस्कोप्स बिल्कुल टाइम मशीन जैसे होते हैं। प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए अगर हम अंतरिक्ष में और आगे देखें तो हम असल में ब्रह्मांड के इतिहास को देख रहे हैं, और यह आश्चर्यजनक है। बिग बैंग के रहस्य को जानने का पहला सुराग 1920 के दशक में एडवांस टेलीस्कोप के साथ आया था। एडविन हबल दूर की आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि एक आकाशगंगा जितनी अधिक दूर होगी, प्रकाश उतना ही ज्यादा लाल होगा। ऐसा क्यों होना चाहिए? ये पता चला कि अगर कोई आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है तो प्रकाश लाल हो जाता है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। तो इस बात से उन्होंने डिस्कवर किया कि हर एक आकाशगंगा मिल्की वे से दूर जा रही थी। हबल की खोज ने ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। एडविन हबल की लाल शिफ्टेड गैलेक्सीज की खोज से पहले लोगों ने सोचा था कि ब्रह्मांड स्थिर था, कि ये हमेशा से था और इसकी कोई शुरुआत नहीं थी और ये बदल नहीं रहा था। ये ब्रह्मांड की तस्वीर से बहुत अलग है जो अभी हमारे पास है, जो एक बहुत ही अस्थिर जगह है। क्या आप सोच सकते हैं कि माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में उस ठंडी सीट पर बैठकर उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ शानदार खोज की है। ब्रह्मांड बदल रहा है, इसका विस्तार हो रहा है और किसी तरह हम सब इसके बीच में हैं। अपनी सफलता के लिए हबल ने उस समय दुनिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल उपकरण 100 इंच के हुकर टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। इस उपकरण के साथ वो ये साबित करने में सक्षम थे कि मिल्की वे की सीमाओं से परे भी ब्रह्मांड है। हमें अंत में एहसास हुआ कि हम हर चीज का केंद्र नहीं थे। हम हर चीज का केंद्र क्यों होंगे? जवाब असल में ये था कि जैसे जैसे स्पेस और समय हर दिशा में फैलता जाता है, वैसे वैसे सब कुछ हर चीज से दूर हो जाता है। आप ब्रह्मांड में कहीं भी हो, ऐसा लगता है कि आप विस्तार के केंद्र में हैं। ये असल में विज्ञान के ऐतिहासिक क्षणों में से एक था। हबल ने बिग बैंग कहानी के मूल सिद्धांतों में से एक को साबित कर दिया था। हमारा ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है। इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकल सकता था। अगर आप इसे समय में वापस ले जाएं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एक समय में एक बिंदु से आ रहा था, और वो था बिग बैंग। हबल की खोज ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन एक विस्तृत ब्रह्मांड का विचार बेल्जियम के एक पुजारी और भौतिक विज्ञानी द्वारा 2 साल पहले प्रस्तावित किया जा चुका था। बिग बैंग का वास्तविक विचार जॉर्ज लैमेट्रे ने दिया था। उन्होंने पाया कि अगर आप समय को पीछे ले जाएं तो समय की शुरुआत में शायद सब कुछ एक ही एटम से बना था, प्राइमएवल एटम। लेमेट्रे का मानना था
कि नवजात ब्रह्मांड बहुत छोटा, घना और एक बिंदु में था। वो था प्राइम एविल एटम। बाद में वैज्ञानिकों ने इस बिंदु को एक अनंत इकाई के रूप में परिभाषित किया, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। लेकिन एक समस्या है, सिंगुलैरिटी और फिजिक्स के नियम एक जैसे नहीं हैं। ये एक असीम रूप से छोटा बिंदु हो सकता है, लेकिन ये कुछ असंभव रूप से बड़ी समस्याओं का कारण बनता है। बिग बैंग। लगभग एक सदी से विज्ञान का तर्क रहा है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई धमाका नहीं हुआ, और ये असल में बड़ा नहीं था। फादर ऑफ बिग बैंग या जॉर्ज लेमेट्रे ने दावा किया कि सब कुछ एक छोटे से बिंदु से उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने प्राइम एविल एटम कहा था। मुझे लगता है कि बिग बैंग के बारे में समझने वाली सबसे कठिन चीजों में से एक है कि आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप जानते हैं, हर शरीर, हर घर, हर पेड़, हर ग्रह, हर चांद, हर तारा, हर आकाशगंगा, 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में बस कंप्रेस था। असल में एक छोटे से बिंदु से बहुत छोटा, असीम रूप से छोटा एक बिंदु है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और ये सिंगुलैरिटी दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स का सिर दर्द बना हुआ है। ये सब एक शब्द के कारण है, इन्फिनिट। जैसे ही आपको इन्फिनिट शब्द मिलता है, चीजें असीम रूप से बड़े पैमाने या असीम रूप से छोटी होती हैं। फिजिक्स में इसका मतलब है कि आप सब कुछ नहीं समझ सकते। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सिंगुलैरिटीज के सैद्धांतिक अस्तित्व की भविष्यवाणी करती है, लेकिन असल में एक सिंगुलैरिटी वो है जहां हमारे फिजिक्स के वर्तमान नियम टूट जाते हैं। हम सिंगुलैरिटीज को नहीं समझते हैं। ये कुछ सैद्धांतिक प्रश्न हैं जो पहेली की तरह हैं, और लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना है। ब्रह्मांड हमें बता रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम अभी तक अपने गणित से नहीं समझ पाए हैं। हमारा गणित बिल्कुल अधूरा है, और ये एक संकेत है कि जनरल रिलेटिविटी ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती पलों को अच्छे से समझाने का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। जनरल रिलेटिविटी सिंगुलैरिटी की भविष्यवाणी करती है, लेकिन असल में यह तब काम नहीं करती जब चीजें बहुत छोटी होती हैं। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश का झुकाव, ब्रह्मांड के विकास और विस्तार का वर्णन करने में सफल है। लेकिन ये नाकाम होती है जब गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत हो जाता है, और बहुत छोटा भी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए जनरल रिलेटिविटी सबसे अच्छा उपकरण नहीं हो सकता। अच्छा, मान लीजिए कि आप अपने रसोई में कुछ मसालों को तौलना चाहते हैं। आप एक किचन स्केल इस्तेमाल करते हैं जो असल में ठीक काम करता है, लेकिन आप कहें कि आप अपने ट्रक को तौलना चाहते हैं, उसके लिए यह उपकरण तो सही नहीं है ना। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो बड़ी तस्वीर के साथ साथ छोटे पैमाने को भी समझ सके। अगर हम दूर से किसी नदी को देखते हैं तो हमें पानी का झुकाव और बहाव दिखता है। यह वाइड शॉट जनरल रिलेटिविटी द्वारा प्रदान किए गए ब्रह्मांड के दृश्य की तरह है। लेकिन अगर हम गहराई तक जाते हैं और समझते हैं कि सतह के नीचे पानी कैसे बहता है, तो हमें फ्लूइड डायनामिक्स का उपयोग करना होगा। और मॉलिक्यूलर लेवल पर हमें बिल्कुल अलग नियमों की आवश्यकता होती है। ये समझने के लिए कि उस नदी में मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है, उसके लिए फ्लूइड डायनामिक्स तो एक सही उपकरण बिल्कुल नहीं है। आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इस्तेमाल करना होगा, जिसका इस बात से लेना देना है कि पानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है ना। तो इसी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी समझा जाता है। जब तराजू असल में छोटे हो जाते हैं तो आपको स्पेस और टाइम की बहुत छोटी विशेषताओं को भी समझने की जरूरत होती है। बड़े ब्रह्मांड का वर्णन करने के लिए हम जिन फिजिक्स के नियमों का उपयोग करते हैं, ये तब काम नहीं करते जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था। तो रिलेटिविटी की जगह शायद सैद्धांतिक फिजिक्स की एक और मौलिक शाखा हमारी मदद कर सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स। ये बहुत छोटे कणों से संबंधित है, लेकिन असीम रूप से छोटे कणों का क्या?
और क्या क्वांटम मैकेनिक्स सिंगुलैरिटी के अस्तित्व को साबित कर सकता है? जनरल रिलेटिविटी ये कहती है सिंगुलैरिटीज मौजूद हैं। वो इसकी एक बहुत ही सीधी भविष्यवाणी है। पर क्वांटम मैकेनिक्स जो कहता है वो असल में ठीक नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स मुश्किल बढ़ा देता है, ये सिंगुलैरिटीज पसंद नहीं करता। क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ सिद्धांतों में आप कितने सूक्ष्म हो सकते हैं, इसकी भी एक सीमा है। उदाहरण के लिए मैं इस पेपर को 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं कर पाऊंगा। 1, 2, 3, 4, अब इसके बाद 5 और 6। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं फिजिक्स के नियमों को तोड़ सकता हूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। सीमाएं हैं जिसे मैं पार नहीं कर सकता। आप कागज या स्पेस को छोटे से छोटे टुकड़ों में मोड़ नहीं सकते, और क्वांटम मैकेनिक्स के अधिकांश नियमों के अनुसार आप कुछ भी असीम रूप से छोटा और असीम रूप से घना नहीं जोड़ सकते। सिंगुलैरिटीज बर्बाद होने लगती हैं। तो क्या बिग बैंग की कहानी गलत है, या हम इस पर काम करने के लिए बहुत नासमझ हैं? फिजिक्स के हमारे नियम हमारी ओर से सबसे अच्छा प्रयास हैं ब्रह्मांड के सभी ऑब्जर्वेशंस को गणित के साथ जोड़ने का। ब्रह्मांड को परवाह नहीं है कि हम क्या सोचते हैं। ब्रह्मांड परवाह नहीं करता है हम इसे कैसे समझते हैं। ये सिर्फ इसके व्यवहार को समझने का हमारा प्रयास है। और बिग बैंग के शुरुआती पल इस बात का एक बड़ा सबूत है कि हमारी समझ कितनी ज्यादा सीमित है। शायद उत्तर जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के संयोजन में मौजूद है, लेकिन वो आपस में नहीं मिलते। सोचिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम उन नियमों की तरह हैं जिनका उपयोग लैक्रोस खिलाड़ी अपने खेल खेलने के लिए करते हैं। जनरल रिलेटिविटी वो नियम है जिनका उपयोग बेसबॉल खिलाड़ी अपना खेल खेलने के लिए करेंगे। अगर आप सिर्फ बेसबॉल खेल देख रहे हैं तो सिर्फ बेसबॉल या जनरल रिलेटिविटी के नियम ही देखेंगे। पर अगर आप सिर्फ लैक्रोस गेम देख रहे हैं तो आप लैक्रोस या क्वांटम मैकेनिक्स के नियम को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लैक्रोस से एक टीम और एक बेसबॉल की टीम लेते हैं और उन्हें एक साथ रखते हैं और उन्हें खेलने के लिए कहते हैं, तो वो ये भी नहीं जानते कि एक दूसरे के साथ उन्हें कैसे बात करनी है। उनके नियम बिल्कुल अलग हैं, जो आपस में कनेक्ट हो ही नहीं सकते। आधुनिक विज्ञान में क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों ही अपने क्षेत्र में कमाल हैं। लेकिन जब हम उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि हम ब्रह्मांड के शुरुआती पलों को समझ पाएं, तो सब गड़बड़ हो जाता है। शायद दोनों टीमों के एकीकृत नियमों के साथ खेलने से बिग बैंग पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक साथ मिलाना सोने पर सुहागा होगा। ये आज हर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट करना पसंद करेगा। हमने अभी तक ये नहीं किया। हमारे पास आइडियाज हैं, लेकिन हम इस बात पर सहमत नहीं हैं। पर सहमत नहीं हैं कि सही आइडिया क्या है। 1970 के दशक से क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ने के लिए कॉन्सेप्ट की एक पूरी श्रृंखला का प्रस्ताव रखा गया है। प्रमुख विचार स्ट्रिंग थियरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी है। स्ट्रिंग थियरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी एक रास्ता हो सकते हैं। वो अंतरिक्ष को असीम रूप से छोटा होने से रोकते हैं। असल में वो अंतरिक्ष को क्वांटाइज्ड रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। एक है स्पिन नेटवर्क और दूसरा है स्ट्रिंग। लूप क्वांटम ग्रेविटी स्पेस टाइम के छोटे हिस्सों को लगभग छोटे पिक्सेल्स के रूप में सोचता है, लगभग छोटे मौलिक टुकड़े जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को बनाते हैं जिसे हम देखते हैं। दोनों सिद्धांतों के समर्थक और प्रशंसक मौजूद हैं। ग्रेविटी को समझने के लिए हमारे पास रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को शामिल करने वाला एक सिद्धांत होना चाहिए। स्ट्रिंग सिद्धांत ऐसा कर सकता है, लेकिन ये भविष्यवाणियां नहीं करता जिन्हें हम परख सकें, और इसलिए हम नहीं जानते ये सही है या नहीं। तो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का संयोजन हमेशा की तरह रहस्यमय बना हुआ है। अंत में क्वांटम मैकेनिक्स को ग्रेविटी के साथ क्या जोड़ेगा? क्या उन्हें जोड़ा जा भी सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? और उसके लिए क्या चाहिए?
क्या हमें और हैरान करने वाले पावरफुल ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है? नया डेटा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, एक और जीनियस या 100 जीनियसेस एक साथ आने और गणित के माध्यम से उन्हें जोड़ के दिखाएं। क्या ये सब जरूरी है? मुझे लगता है ये सब एक साथ करना पड़ेगा। तो बिग बैंग की कहानी का एक प्रमुख आधार अप्रमाणित है, पर जॉर्ज लेमेट्रे के अन्य दावों का क्या अनंत ब्रह्मांड प्राइम इविल एटम के रूप में अत्यधिक गर्म था? और अगर हां, तो कितना गर्म? बिग बैंग की कहानी इस खोज पर आधारित है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। अगर हम समय में पीछे जाते हैं तो ये एक अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है। तो अगर आप समय को पीछे ले जाएं और ब्रह्मांड को छोटा होने दें तो ये छोटा, बहुत छोटा हो जाएगा और इस सब मूल रूप में एक बिंदु में संकुचित हो जाएगा। बिग बैंग की कहानियों का दावा है कि यह बिंदु असीम रूप से छोटा था, लेकिन वैज्ञानिक ऐसी सिंगुलैरिटीज के अस्तित्व को साबित नहीं कर पाए हैं। हमारे ब्रह्मांड में हम सभी आकाश गंगाओं को औसतन अन्य सभी आकाश गंगाओं से हटते हुए देखते हैं। सोचिए कि अगर आप किसी स्टेशन से जाने वाली ट्रेनों को देख रहे हैं, अगर आप घड़ी को पीछे की ओर दौड़ाते हैं तो ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आ जाती है। अब क्या ये ट्रेन उसी स्टेशन से आई हैं? हो सकता है, पर क्या वो एक ही प्लेटफॉर्म से आई हैं? शायद नहीं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सब ट्रेनें नहीं आ सकती। फिजिसिस्ट्स ये साबित नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ एक असीम रूप से छोटी और घनी सिंगुलैरिटी से आया है, पर वो आश्वस्त हैं कि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से विस्तारित हुआ था और ये बिंदु अविश्वसनीय रूप से घना और अविश्वसनीय रूप से गर्म था। सोचिए कि आप और आपके दोस्तों का एक ग्रुप एक बहुत बड़े कमरे में है और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और ये सब नॉर्मल है, लेकिन अब आप सभी एक बहुत छोटी लिफ्ट में एक साथ आ गए हैं और अब आपको गर्मी महसूस होने लगती है क्योंकि वहां हीट बढ़ती जा रही है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में भी ऐसा ही था, सब कुछ एक साथ मौजूद था, सब कुछ बहुत गर्म था। ये सैद्धांतिक रूप से समझ में आता है कि ये अवधि अत्यधिक गर्म थी, लेकिन इसे साबित कैसे कर सकते हैं? आप 13.8 अरब साल पहले हुए प्रारंभिक ब्रह्मांड का तापमान कैसे ले सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अब आप ब्रह्मांड के सबसे ठंडे हिस्से का तापमान ले सकते हैं। इसलिए अगर आप सभी सितारों से दूर जाते हैं और सभी आकाशगंगाओं से दूर जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि असीम रूप से ठंडा एब्सोल्यूट जीरो था, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेस का तापमान लगभग -267 डिग्री सेल्सियस होता है, जो एब्सोल्यूट जीरो से करीब 60 डिग्री ज्यादा है। यह रहस्यमय अतिरिक्त 60 डिग्री कहां से आया? बिग बैंग को मानने वालों ने सोचा कि उनके पास इसका उत्तर है। उनका दावा है कि गर्मी का यह हल्का निशान अविश्वसनीय रूप से गर्म नवजात ब्रह्मांड से बचा हुआ था। सबूत मिलने में दशकों लग गए। ये 1964 में हुई विशुद्ध दुर्घटना से आया। पेंजियास और विल्सन बेल लैब्स के इंजीनियर्स थे और उन्हें टेलीफोन के जरिए वायरलेस सिग्नल भेजने के विचार से कुछ रेडियो संकेतों को मापने का काम दिया गया था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक टेलीफोन पहुंच सके। उन्होंने एक विशाल सीन के आकार के एक रेडियो एंटीना का इस्तेमाल किया। समस्या ये थी कि वो कहीं भी उस हॉर्न को घुमाते तो हर तरफ से एक स्टैटिक या रेडियो पर नॉइज सुनाई देती। उन्होंने सोचा ठीक है, शायद ये कोई सैटेलाइट है, लेकिन ये किसी भी सैटेलाइट पोजीशन से मेल नहीं खाता। पास में एक आर्मी बेस और उन्होंने आर्मी बेस को फोन किया और कहा, क्या आप इसी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? और जवाब मिला, ये हम नहीं कर रहे हैं। तब कबूतर एंटीना के अंदर घोंसला बना रहे थे और उनकी गंदगी से टेलीस्कोप में नॉइज क्रिएट हो रही थी, इसलिए वो अंदर गए और कबूतरों की सारी गंदगी को साफ कर दिया, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और नॉइज तब भी आ रही थी। उन्होंने इस बैकग्राउंड नॉइज को दूर करने के लिए हर कोशिश की और आखिर में उन्हें पता चला कि वो आकाश से आ रही थी, वो असली थी। वो जो भी सुन रहे थे वो रेडियो तरंगे नहीं थी, वो रेडिएशन का एक अलग रूप था, माइक्रोवेव्स। बिग बैंग से बचा हुआ एक हीट सिग्नेचर। उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज की थी,
जो प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट था। विभिन्न रंग सूक्ष्म विविधताओं और तापमान को उजागर करते हैं। ठंडे नीले क्षेत्रों से सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। गर्म नारंगी क्षेत्रों से अंतरिक्ष की विशालता का निर्माण हुआ। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमारे ब्रह्मांड की एक शाब्दिक शिशु तस्वीर है। जब आप 7 सेकंड के थे तब ये आपकी एक तस्वीर के बराबर है। समझे आप? हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद तक का मान सकते हैं। यहाँ का तापमान 2,760 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। लेकिन बिग बैंग कितना गर्म था? जैसे जैसे हम घड़ी को पीछे की ओर चलाते हैं, ब्रह्मांड छोटा होता जाता है और तापमान बढ़ता जाता है। हम जानते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का तापमान क्या था, लेकिन उस समय से पहले हम जानते थे कि ब्रह्मांड और छोटा होता जा रहा है, इसलिए इसे धीरे धीरे और गर्म होना पड़ा था। लेकिन क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना गर्म था? प्रारंभिक ब्रह्मांड में ये आज की तुलना में बहुत छोटा, सघन और गर्म था, और असल में ये इतना गर्म था कि ये हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर सकता था। प्रारंभिक ब्रह्मांड का 25% मैस कुछ ही मिनटों में हीलियम में फ्यूज हो गया। तो ये सूर्य में चल रहे फ्यूजन की मात्रा से खरबों गुना अधिक है। हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बिग बैंग के 100 सेकंड बाद फ्यूजन शुरू हुआ, जब तापमान 55.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बिग बैंग के पहले सेकंड के पहले अंश के दौरान कुछ का अनुमान है कि तापमान 121 मिलियन ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया होगा। लेकिन बिग बैंग के जन्म के समय किस वजह से ऊर्जा को इस बड़े पैमाने पर जारी किया गया? हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती पलों से निराशा होती है, क्योंकि हम उनसे जुड़ा सच जानना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। पर इस वक्त हम अपने साइंस के बेहतरीन दौर में हैं। हम फिजिक्स से किसी भी हद तक जाकर कुछ भी ढूंढ सकते हैं। ये पॉसिबल है। बस हमें वास्तविकता के पहलुओं को समझने की कोशिश में जुटना है। भले ही हम बिग बैंग की कहानी को साबित कर सकें कि सब कुछ एक छोटे से गर्म बिंदु से कैसे आया, फिर भी एक और समस्या है। उस छोटे से बिंदु को बनाने वाली हर चीज कहां से आई? बिग बैंग, जब न स्पेस था, न ही रोशनी, कुछ भी नहीं। अचानक ब्रह्मांड का जन्म होता है। क्या वाकई में? हम सभी जानते हैं कि कुछ नहीं से कभी भी कुछ नहीं बन सकता। ये असल में एक बड़ा प्रश्न है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? और बात यह है कि हम नहीं चाहते कि सब कुछ शून्य से आए। ये एक चाल की तरह लगता है, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं। हम मौजूद हैं इसलिए कुछ हुआ होगा, और हम अभी तक इसके फिजिक्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए हैं। ये दरअसल कॉस्मोलॉजी में बड़े प्रश्नों में से एक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और मुझे लगता है कि लोगों ने अलग अलग तरह की बातें कही हैं, जैसे ब्रह्मांड तो शून्य से आया है, जैसे टड़ा, अचानक एक ब्रह्मांड बन गया। लेकिन याद रखें कि हमारे पास ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के बारे में डेटा मौजूद नहीं है। हम नहीं जानते कि तब क्या हुआ था। हम बस अटकलें लगा रहे हैं कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ होगा, जब कुछ भी मौजूद नहीं था। फिजिसिस्ट खाली स्पेस को देखते हैं, लेकिन क्या असल में खाली होने का मतलब वहां कुछ भी नहीं है? ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं से कुछ आता है, क्योंकि कुछ भी नहीं का वो पुराने जमाने का आइडिया उस पर लागू नहीं होता जिसे हम एम्प्टी स्पेस मानते हैं। ये पता चला है कि खाली स्पेस खाली तो बिल्कुल नहीं है। स्पेस का वैक्यूम असल में चार्ज्ड क्वांटम पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक जीवंत समुद्र है। स्पेस का वैक्यूम अपने आप में एक बहुत ही डायनामिक चीज हो सकता है। मैटर वैक्यूम से खुद प्रकट हो सकता है और फिर खुद ही नष्ट हो सकता है।
स्पेस पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल से भरा है जो अस्तित्व में आ रहे हैं और फिर एक दूसरे से टकराकर गायब हो रहे हैं। स्पेस आभासी कणों से भरा हुआ है जो अस्तित्व में आकर गायब हो रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो सच में हैं। उनके प्रभाव हमें बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। एक्सट्रीम फिजिक्स में चीजें अजीब हो सकती हैं। शायद ये कुछ नहीं भी कुछ जरूर है। अगर खाली स्पेस में ऐसे कण होते हैं जो स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं से आते हैं, तो क्या इसी प्रकार की एक प्रक्रिया ने बिग बैंग को ट्रिगर किया होगा? क्वांटम वैक्यूम में बिना किसी इनपुट के बेहतरीन ढंग से बहुत सारी ऊर्जा हो सकती है। शायद बहुत ही ज्यादा, शायद इतनी ज्यादा कि हम जिसे बिग बैंग कहते हैं फिर से हो सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई अटकलें हैं, लेकिन क्या इसका अचानक से शून्यता से प्रकट होना ही इस पहेली का एकमात्र हल है? इसने ऊर्जा से पदार्थ भी बनाया। ब्रह्मांड, आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, धूमकेतु, ये सब आखिर कहां से आए? बिग बैंग कथा के अनुसार एक छोटे से बिंदु से। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो असल में मैटर के लिए कोई जगह नहीं थी। तापमान इतना ज्यादा था, स्पेस इतना कंप्रेस था कि मैटर रह ही नहीं सकता था। तो ब्रह्मांड ने पदार्थ से भरा होने का इंतजाम कैसे किया? प्राइम इविल एटम में पदार्थ बनाने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन यह ऊर्जा से भरा हुआ था। और जैसा कि आइंस्टाइन हमें बताते हैं, हमें मैटर बनाने के लिए बस ऊर्जा चाहिए। E=mc² के अनुसार ऊर्जा और पदार्थ को आपस में बदला जा सकता है। आइंस्टाइन ने हमें स्पेशल रिलेटिविटी से सिखाया कि ऊर्जा और पदार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप किसी चीज से पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। पदार्थ को ऊर्जा में बदलने का सबसे भयंकर उदाहरण 1940 के दशक में विकसित परमाणु बम था। लेकिन बिग बैंग के साथ यह प्रक्रिया उलट गई। ऊर्जा ने पदार्थ बनाया, वो पदार्थ जो पूरे ब्रह्मांड को भरने के लिए बाहर की ओर फैल गया। हमने यहां पृथ्वी पर प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों को फिर से बनाया है। लार्ज हैड्रन कोलाइडर पृथ्वी पर सबसे बड़ी मशीन है। हम कणों को प्रकाश की गति के बहुत करीब लाते हैं, उन्हें हम आपस में टकराते हैं और फिर टक्कर के समय की स्थिति बहुत गर्म और बहुत घनी होती है, जो कि ब्रह्मांड के एक अंश के समान होती है, जो दूसरे बिग बैंग जैसी होती है। हमारे सबसे शक्तिशाली पार्टिकल्स एक्सेलरेटर, उनके साथ हम उन फंडामेंटल इंटरेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तविकता बनाते हैं। और हमने कुछ दशकों में सीखा है कि उच्च ऊर्जा पर फोर्सेस और पार्टिकल्स का नेचर बिल्कुल ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है। पूरी तरह उच्च ऊर्जा में वास्तविकता बिल्कुल ही अलग दिखती है, और इसलिए पदार्थ का हाई एनर्जी स्टेट और इंटरेक्शन स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हम एक पार्टिकल कोलाइडर में प्रकाश की गति के पास गोल्ड एटम्स को आपस में टकरा सकते हैं और एक पल के लिए आप इनसे एक विचित्र प्लाज्मा बना सकते हैं। यह इतना गर्म होता है कि आप स्टडी कर सकते हैं कि बिग बैंग के तुरंत बाद चीजें कैसी थी। यह असल में कमाल है कि हम आज अपनी लैब्स में बिग बैंग के छोटे टुकड़े बना सकते हैं और ये सीख सकते हैं कि अरबों सालों पहले क्या हुआ था। और ब्रह्मांडीय दृष्टि से ब्रह्मांड जहां पदार्थ विकसित हुआ, बहुत ही तेजी से विकसित हुआ। ब्रह्मांड के जन्म के ठीक बाद इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। बस एक घड़ी के टिक में वो एक बच्चे से एक युवक बन गया। ब्रह्मांड इतनी तेजी से इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अगर हम बिग बैंग की कहानी पर विश्वास करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसने फिजिक्स के सबसे मौलिक नियमों में से एक को तोड़ा है। क्या प्रारंभिक ब्रह्मांड असल में प्रकाश की गति से भी तेज गति से विकसित हुआ था?
क्लासिक बिग बैंग की कहानी में ब्रह्मांड एक परमाणु से छोटी ऊर्जा की गेंद से फैला। आज इसका व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष होने का अनुमान है। उस विशाल ब्रह्मांड के बारे में सोचिए जो आज हम अपने चारों ओर देखते हैं। ये कभी बहुत ही छोटा और घना हुआ करता था। ब्रह्मांड एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ से गुजरा होगा। विस्तार की एक स्थिर दर के साथ ब्रह्मांड को अपने वर्तमान आकार तक बढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। ब्रह्मांड के क्षेत्र जो अतीत में निकट पड़ोसी थे, अब इतने दूर हैं कि उनके अलगाव को सामान्य विस्तार द्वारा नहीं समझाया जा सकता। और ब्रह्मांड का विशाल आकार ही एकमात्र अजीब चीज नहीं है जिसे हमने खोजा है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड फ्लैट है। हमारा ब्रह्मांड छोटे पैमाने पर बहुत ऊबड़ खाबड़ है। आकाश गंगाएं हैं, ब्लैक होल्स हैं, लोग हैं, सभी प्रकार की चीजें हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर हैं, ग्लोबल स्केल पर है। असल में यूनिवर्सल स्केल पर हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल फ्लैट है। क्या ये यूनिवर्सल समतलता और अचानक हुई ग्रोथ आपस में किसी तरह जुड़ी हुई है? हम जानते हैं कि बिग बैंग एक विस्फोट नहीं था, वरना ब्रह्मांड में पदार्थ असमान रूप से विकसित किया गया होता। पर किसी चीज ने सब कुछ बाहर की ओर और तेजी से धकेल दिया। लेकिन किसने? 1980 में स्टैनफोर्ड कॉस्मोलॉजिस्ट एलन गुथ एक संभावित उत्तर के साथ आए। इन्फ्लेशन के उनके सिद्धांत के मुताबिक देखने योग्य ब्रह्मांड एक परमाणु से छोटे होने से लेकर बास्केटबॉल के आकार तक लगभग तुरंत ही विस्तारित हो गया। उस 1 सेकंड के छोटे से अंश में ब्रह्मांड की शुरुआत में 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में, लेकिन फिर उसका 10 लाखवां हिस्सा, फिर उसका 10 लाखवां, उसके 10 लाखवें में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। उस वक्त के ब्रह्मांड का साइज लीजिए, उसे मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, उसके पीछे 50 जीरो लगे होंगे। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड में त्वरित विस्तार को प्रेरित किया है, जिससे ये बहुत ही तेजी से बहुत बड़ा होता गया और फिर ये रुक गया। इन्फ्लेशन बिग बैंग की 2 परेशानियों को हल करता है। ब्रह्मांड इतनी जल्दी कैसे विशाल हो गया और ये इतना फ्लैट क्यों है? क्योंकि ये एक ही बार में हर जगह फैला। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा जो पदार्थ में बदल गई, उसी समय और उसी गति से समान रूप से बाहर धकेल दी गई। और चारों तारे एक साथ बढ़ते हुए पहली आकाश गंगा बनाते हैं। और यहाँ हम भी सौर मंडल में इन्फ्लेशन की स्थिति के बाद पैदा हुए थे। ब्रह्मांड के वो हिस्से जो अब 93 अरब प्रकाश वर्ष से अलग हो गए हैं, एक बार एक ही ब्रह्मांडीय क्षेत्र में थे। इतनी तेजी से विस्तार करने के लिए इन्फ्लेशन ने फिजिक्स के मूलभूत नियमों में से एक को तोड़ा होगा। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का एक नियम हर समय कायम रहता है कि कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से भी तेज हुआ। लेकिन इन्फ्लेशन के मुताबिक ब्रह्मांड शून्य से फैलता है। ब्रह्मांड के बाहर कुछ नहीं था, ब्रह्मांड ही सब कुछ था। तो स्पेस ही इन्फ्लेट हो रहा था और वो जितनी तेजी से चाहे उतनी तेजी से आगे बढ़ सकता था। आप स्पेस में प्रकाश की गति से अधिक तेज नहीं जा सकते हैं, लेकिन स्पेस को जितना चाहे उतना तेजी से फैलने की इजाजत है, और यही हमारा ब्रह्मांड कर रहा है। इन्फ्लेशन का विचार एक अजीबोगरीब तरीके से ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करता है। आप इसे एक चादर के रूप में सोच सकते हैं जिसमें बहुत सारी सिलवटें हैं, और अगर आप उस शीट को लेते हैं और अचानक से फैलाते हैं तो सिलवटें तुरंत ही फ्लैट हो जाती हैं। इन्फ्लेशन का सिद्धांत विज्ञान के इतिहास में सबसे अजीबोगरीब लगने वाले विचारों में से एक है। इन्फ्लेशन हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है, लेकिन एक समस्या है, हम नहीं जानते कि इन्फ्लेशन कैसे ट्रिगर या संचालित हुआ। इन्फ्लेशन के मुताबिक यूनिवर्स शुरुआत में किसी तरह की अल्ट्रा डेंस एनर्जी से भरा हुआ था।
कुछ ऐसा जिसने यूनिवर्स को अलग कर दिया। वो गर्म विस्तार करने वाला ब्रह्मांड ऐसा क्यों था? हमें विनम्र होना होगा और मानना होगा कि हम ये नहीं जानते। लेकिन इन्फ्लेशन जैसे भी शुरू हुआ हो, वो एक पल में ही खत्म हो गया। ये बहुत लंबा नहीं चला और ये समझना मुश्किल है कि इन्फ्लेशन कैसे अचानक से रुक गया। हम नहीं जानते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें कुछ पता चला है, लेकिन ये समझ पाना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन क्या वाकई इन्फ्लेशन की प्रक्रिया रुक गई है? एक कट्टरपंथी सिद्धांत का प्रस्ताव है कि अगर इन्फ्लेशन के फोर्स ने एक ब्रह्मांड का विस्तार शुरू किया, तो फिर उसके बाद दूसरे ब्रह्मांड का क्यों नहीं किया, और उसके बाद फिर एक और ब्रह्मांड का क्यों नहीं किया? क्या इन्फ्लेशन नए ब्रह्मांड की एक पूरी श्रृंखला बना रहा है, जैसे कोई मल्टीवर्स? इन्फ्लेशन ने हमें जितना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा दिया। ये एक ऐसा तंत्र नहीं है जो सिर्फ हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करेगा और रुक जाएगा। हमें बाद में समझ में आया कि यह ज्यादातर कार फैक्ट्रीज की तरह है जो केवल एक कार नहीं बनाती बल्कि कई कार्स बनाती हैं। इन्फ्लेशन एक के बाद एक ब्रह्मांड बनाता है और फिर उनसे बनता है एक मल्टीवर्स। ये एक प्रक्रिया है जिसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसके मुताबिक जब हमारे ब्रह्मांड में इन्फ्लेशन समाप्त हो गया और सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, तो हम एक विशाल निरंतर फैलने वाले मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा बन गए। ऐसा सोचिए कि एक के पास एक बुलबुले रखे हुए हैं और वो अलग अलग ब्रह्मांड हैं। हमारे बुलबुले का विस्तार हो रहा है और हम अपने पड़ोसी ब्रह्मांड से टकरा रहे हैं। हम इसमें विस्तार करने जा रहे हैं। अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो एक बड़ा मल्टीवर्स साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सबूत भी हैं। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का एक असामान्य निशान देखा है, अनंत ब्रह्मांड का वो स्नैपशॉट। सदर्न हेमिस्फीयर में एक जगह है जो सबसे ठंडी या सबसे बड़ी जगह नहीं है, पर यह सबसे ठंडी जगह है। और यह अजीब है कि हम नहीं जानते कि इसे कैसे समझाएं। जब हम इसे नहीं समझा सकते तो आप सोच लीजिए ब्रह्मांड को समझा पाना कितना मुश्किल है। एक अप्रमाणित लेकिन पेचीदा सिद्धांत यह है कि यह क्षेत्र एक प्रकार की ब्रह्मांडीय सेंध है जो किसी अन्य ब्रह्मांड के टकराव से बनी है। मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ जिन्होंने इस विशाल ठंडे क्षेत्र की खोज की और वो कह रहे थे कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। माइक्रोवेव बैकग्राउंड ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ये हमारे ब्रह्मांड से किसी दूसरे ब्रह्मांड के इंटरैक्शन के सबूत हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। अगर आप एक भीड़ भाड़ वाले मल्टीवर्स को मानते हैं, तो ऐसे में कॉस्मिक टकराव होना न केवल संभव है बल्कि संभावित भी है। इन्फ्लेशन के बल के तहत अभी विस्तार करने वाले कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। इसे एक सुपर हीरो की तरह सोच सकते हैं जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसके घाव भरते रहते हैं। अगर मल्टीवर्स थियरी सही है तो यह बिग बैंग की कहानी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक मल्टीवर्स की संभावना केवल एक नहीं बल्कि बिग बैंग्स की एक पूरी श्रृंखला का सुझाव देती है। लेकिन सभी फिजिसिस्ट इस थीसिस को नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक मल्टीवर्स के विचार पर बटे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं कि इस तरह से सोचना सही है, और कुछ वैज्ञानिक हैं जो सोचते हैं कि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है हम इसे नहीं मान सकते। अन्य लोग इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि जब सब चीजों का विस्तार होने की बात आती है तो हमें केवल बिग बैंग थियरी को नहीं मानना चाहिए। मुझे क्लस्ट्रोफोबिक महसूस होता है अगर यह पता चला कि जो कुछ भी अस्तित्व में था वो पृथ्वी पर था, और मुझे खुशी हुई जब हमने पाया कि हम सौरमंडल, आकाशगंगाओं का समूह हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसलिए मुझे अच्छा महसूस होगा अगर पैरेलल यूनिवर्स वाली थ्योरी सच हो जाए। शायद वो सच ही है। हालांकि ये एक आकर्षक धारणा है, पर किसी सबूत के बिना ये केवल एक सिद्धांत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
ये हो ही नहीं सकता कि हमारे जैसे छोटे जीव असल में वास्तविकता की पूरी तस्वीर को बनाते हैं। ये अभी भी एक पहेली है। लोगों के पास आइडियाज हैं, हमारे पास आइडियाज हैं, लोगों ने मॉडल्स बनाए हैं, है ना? लेकिन हमारे पास कोई डेटा नहीं है जिनसे हम इन आइडियाज के बीच अंतर कर सकें। सच कहूं तो ये आइडियाज पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। क्लासिक बिग बैंग मॉडल के लिए समर्थन तेजी से अस्थिर होता दिख रहा है। नवीनतम सोच एक नहीं बल्कि बिग बैंग की एक पूरी श्रृंखला का प्रस्ताव करती है। जैसे जैसे वैज्ञानिक पारंपरिक कहानी को फिर से लिखना जारी रखते हैं, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। शुरुआत कैसी थी? क्या ये पूछने का कोई मतलब है कि क्या समय से पहले कोई समय था? और मुझे लगता है कि इसका उत्तर है हाँ है। हमारा विज्ञान और हमारा गणित दोनों अभी भी अधूरे हैं। किसी दिन हमारे पास ब्रह्मांड में सबसे शुरुआती पलों का वर्णन करने के लिए ऐसा गणित होगा, लेकिन अभी हम भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हैं, पर तब शायद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। हमने पिछले 100 सालों में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब हमारे पास कुछ बहुत ही बड़ी पहेलियां बची हैं जिन्हें हल करना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए मैं अगले आइंस्टाइन का इंतजार कर रही हूँ।